ये आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्कल लॉ। विशेष ध्यान हमें जो रखना है मैग्नेटिज्म पढ़ते समय में क्या है, हमें इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपैरिजन करके चलना है। कंपैरिजन करके चलेंगे, एक तो दोनों चीज़ों का रिवीजन सा रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपकी रिमाइंड होती चली जाएगी। दूसरी बात, याद रखने में सावधानी रहेगी, आप आगे तक के लिए क्लियर रहेगा। तो जैसे हमने बायो-सैवर्ट के लॉ की बात की और उसके एप्लीकेशन की बात की। बायो-सैवर्ट लॉ इक्विवेलेंट है कूलम्ब्स लॉ की, और ये जो एम्पियर सर्कल लॉ है ये इक्विवेलेंट है गॉस थ्योरम। दोनों आपने पढ़े हुए हैं। अब एम्पियर सर्कल लॉ होता क्या है भाई, एम्पियर का जो परिपथीय नियम है ये है क्या, फिर इसका प्रूफ भी बताएंगे और फिर इसके एप्लीकेशनों की बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको हमने एक शब्द पढ़ाया था वहाँ पर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन में कि जो इंटीग्रल होते हैं वो तीन तरह से इंटीग्रल को दिखाते थे। ऐसे लिख दिया इंटीग्रल dl, इंटीग्रल ds, इंटीग्रल dv। किसी न किसी चीज का इंटीग्रल किया जाता है, जिसका भी इंटीग्रल करते हो उसको बीच में लिखते हो आप। लेकिन इंटीग्रल dl का मतलब बोला जाता है लाइन इंटीग्रल, रेखीय समाकलन। इंटीग्रल ds पृष्ठीय समाकलन, क्षेत्रफल के लिए है ना, और इसको आयतन समाकलन, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये चीज थोड़ी हम ध्यान रखेंगे कि अगर इंटीग्रल dl आ रहा है इसका मतलब लाइन इंटीग्रल की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एम्पियर सर्कल लॉ यही है बिल्कुल, कि अगर आप किसी क्लोज्ड पाथ की बात कर रही हो और चुंबकीय क्षेत्र के किसी क्लोज्ड पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल को निकालने की बात कर रही हो, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है भाई B, और B का क्या निकालना है, लाइन इंटीग्रल, तो B dl, लेकिन B डॉट dl। और क्लोज इंटीग्रल ऐसे करके अगर हम इंटीग्रल पे ऐसे सर्किल जैसा बना देते हैं, उसको कहते हैं कि ये जो इंटीग्रल सॉल्व किया जा रहा है ये किसी क्लोज्ड बॉडी के लिए या क्लोज्ड पाथ के लिए इसको कैलकुलेट किया जा रहा है। सॉल्व करने में इसका कोई अंतर नहीं है, जैसे आप नॉर्मल इंटीग्रल सॉल्व करते हो सॉल्व उसी तरीके से होता है, बस बोल दिया जाता है कि ये किसी बंद पाथ के लिए है या किसी बंद सरफेस के लिए लेते, तब भी इसी प्रकार से उसको शो करते हैं। तो क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl, यानी अब इसको क्या कहेंगे, चुंबक। भाई आप इंटीग्रल dl को कह रहे हैं रेखीय समाकलन, और बीच में क्या चीज आई है, बीच में आपने लिखा है B को, और B होता है चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसके लिए, किसी बंद पाथ के लिए। सही है। तो एम्पियर का परिपथ नियम क्या है, किसी बंद पाथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन जो होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स, किसका म्यू नॉट टाइम्स, उस बंद पाथ में से होकर के जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस टोटल विद्युत धारा का म्यू नॉट टाइम्स। मान लीजिए आपने एक बंद पाथ ये वाला ले लिया और आप इसमें एक एलिमेंट ऐसे करके लेके चल रहे हो, ये dl एलिमेंट आपने इसमें ले लिया, डायरेक्शन को कर दी ऐसे करके, और अब ये बंद पाथ हो गया ऐसे करके, एक सर्किल टाइप का क्लोज्ड पाथ हो गया। तो थ्रेडिंग द क्लोज्ड लूप, थ्रेडिंग का मतलब होता है उसके अंदर से होकर के जाना। इसका मतलब अब इसके अंदर से होकर के जो वायर जा रहा होगा उस वायर में जो करंट होगी, और ये जरूरी नहीं है कि एक ही वायर हो, और भी बहुत सारे वायर हो सकते हैं, तो इस बंद लूप से होकर के जितनी भी करंट जा रही हो उस टोटल करंट की बात हम कर रहे हैं। फिलहाल हमने इसको आई दिखा रखा है। अगर मान लीजिए ऐसे दिखाते कि ये कोई क्लोज लूप है और इसमें से होकर के बहुत सारे वायर जा रहे हैं और सब में करंट अलग अलग होगी, I1, I2, I3, I4, तो हम टोटल करंट निकालने के लिए उस पूरी करंट को क्या कर देते, उसको ऐड कर देते, उसको जोड़ देते आपस में, ठीक है। जैसे कि आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा था कि किसी भी क्लोज्ड बॉडी के अंदर कुल आवेश, चाहे वो Q1 है, फिर Q2 है, Q3 है, बाहर वाले आवेश का कोई लेना देना नहीं होता था, उसमें केवल अंदर वाले आवेशों की बात की जाती थी। यहाँ भी बाहर वाली कोई करंट होगी तो उसका कोई मतलब नहीं है, उस लूप के अंदर से होकर के जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी हम उनकी बात करेंगे। तो कितना होता है ऐसा उसका, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। अगर टोटल करंट है चाहो तो सिग्मा आई लिख देना उसको, सिग्मा आई का मतलब जितनी भी करंट है उनका सम, या फिर
केवल अगर इस फिगर के लिए दिखा रहे हैं तो इसमें तो भाई टोटल करंट की वैल्यू कितनी दिख रही है, आई दिख रही है, तो फिर क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ये आपका हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम। अब तुम्हें सॉल्व कैसे करनी पड़ेगा, न्यूमेरिकल जो आएंगे या कोई प्रॉब्लम आएगी, आप क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl को सॉल्व करो। अब B डॉट dl B dl cos थीटा, इसका मतलब B और dl के बीच का एंगल देखना पड़ेगा, उनके बीच का कोण निकालना पड़ेगा, तो कोण के हिसाब से इसे सॉल्व कर लिया करेंगे। और दूसरी बात टोटल करंट की वैल्यू निकाल दिया करेंगे, भाई उस पाथ में से होकर के टोटल करंट कितनी जा रही है। मान लीजिए इसी चीज को आप ऐसे देखना चाह रहे हैं, ये कोई क्लोज लूप है और इसमें से होकर के दो वायर जा रहे हैं, इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2। आप इस तरह से दिखा रहे हो यहाँ पे डीएल एलिमेंट आप लेकर के, और आप ले रहे हैं क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू तो म्यू नॉट और ब्रैकेट में हो जाएगा I1 प्लस I। यहाँ एक और चीज का ध्यान रखना, अगर कभी ऐसे आ जाए कि भाई I1 करंट तो ऐसे दिखा दिया आपने, I2 करंट भी चलो ऐसे दिखा दी, लेकिन अब एक वायर में करंट नीचे की तरफ है, उसको दिखा दिया I3। अब समस्या ये आएगी कि किसको पॉजिटिव लिया जाए और किसको नेगेटिव लिया जाए। तो आप राइट हैंड थंब रूल से समझ सकते हो उस चीज को। जो एलिमेंट आपने लिया पहले उसकी डायरेक्शन देखो, तो एलिमेंट में आप ऐसे करके डायरेक्शन दिखा रहे हो, यानी हमारी जो उंगली है वो उस तरह से आनी चाहिए, ऐसे करके, सही है। तो आप जब इसको ऐसे करके देखेंगे, उंगलियों को इस एलिमेंट की डायरेक्शन की दिशा में आप घुमाओगे ऐसे करके, तो अंगूठा जिधर आ रहा है उधर की करंट तो पॉजिटिव और उसके अपोजिट वाली करंट को नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे I1 और I2 तो हमारी पॉजिटिव हो जाएंगी और I3 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि भाई सबको प्लस ही करते हैं हम, ये देखना है प्लस कौन सा लेना है और माइनस कौन सा लेना है। तो इस केस में अगर आप लगाओगे तो क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट, अब ये आ जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3, ये फिर इस तरीके से आ जाएगा। तो ये है एम्पियर का परिपथीय नियम, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए जैसे आपने गॉस थ्योरम को समझा है। दो ही चीजों पे टारगेट है, वहां पर लेते थे गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ एक इमेजिनरी पृष्ठ होता था। ऐसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें लेनी पड़ी करेगी एम्पियरल लूप। तो ये जो लूप बना रहे हैं हम, ये एम्पियरल लूप ही है, तो एक एम्पियरल लूप चूज करनी पड़ा करेगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसकी जरूरत पड़ जाए, जितनी रेडियस की जरूरत पड़ जाए, एक एम्पियरल लूप बना करेंगे और उस पर फिर एक एलिमेंट चूज किया करेंगे और फिर निकाला करेंगे उसका लाइन इंटीग्रल। तो क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl, और B और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र B और dl के बीच के एंगल की बात किया करेंगे। तो क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl LHS सॉल्व हो जाया करेगी। राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, म्यू नॉट सिग्मा I। सिग्मा I का मतलब खाली I कह दो, लेकिन खाली I का मतलब है टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप, उस लूप के अंदर से होती हुई जाने वाली। अब उसमें भी जितनी करंट है या टोटल करंट एक डायरेक्शन में, तब तो कोई बात ही नहीं है, वो प्लस होती चली जाएंगी। लेकिन अगर उसमें लग रहा है आपको कुछ एक डायरेक्शन में कुछ उसके अपोजिट है, तो फिर आप प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए उनको सॉल्व कर लिया करोगे। ये आपका टारगेट होगा। अब बात आती है कि भाई एम्पियर के परिपथीय नियम को प्रूव कैसे किया जाए। आप इसको प्रूव करना चाहते हैं, जैसे कि आपने वहां पे गॉस थ्योरम को प्रूव किया था, इसी तरह से एम्पियर के परिपथीय नियम को प्रूव करना चाहते हो आप। इसे प्रूव करने के लिए देखिए, इसे प्रूव करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इनफाइनाइट लेंथ वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आता है उस फॉर्मूले की। और वो हमने आपको पहले पढ़ा दिया कि भाई अगर कोई अनंत लंबाई का तार होता है, अनंत लंबाई का तार है, उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, तो उससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला B इक्वल टू होता था म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। ये फॉर्मूला होता था। इस फॉर्मूले की हमें आवश्यकता पड़ेगी इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करना चाहते हैं। हमने मान लिया भाई कोई एक एम्पियरल लूप है और उसमें से होकर एक वायर जा रहा है जिसमें करंट है I, और अब आपने इसमें एक एलिमेंट ले लिया dl लेंथ का, ये एलिमेंट हो गया। अब ये जो वायर आप ले रहे हो, मान लो ये अनंत लंबाई का तार है, तो अनंत लंबाई का तार है तो उसकी वजह से आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एलिमेंट जो लिया यहाँ तक की दूरी को r ले रहे हो, तो इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र B मान करके चल रहे हैं। अब B की दिशा की बात करूं मैं कि B की दिशा किधर होगी, तो B की दिशा निकालने का हमारे पास जो तरीका होता है, या तो राइट हैंड थंब रूल से निकाल लें या राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 से निकाल लें।
तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल से निकालोगे तो ऐसे पकड़ोगे, इसका मतलब इस पे स्पर्श रेखा की दिशा में हो जाएगी, यानी इस पे इस जगह पर इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, स्पर्श रेखा की दिशा में, यानी अंदर की तरफ। सही है ना? और यहाँ डीएल की डायरेक्शन भी आप उधर ही दिखा रहे हो, इसका मतलब बी और डीएल के बीच का एंगल कितना दिख गया आपको? 0। सही है ना? आप प्रूफ क्या करना चाहते हैं भाई? आप प्रूफ करना चाहते हैं इस वाले फॉर्मूले, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसको प्रूफ करना चाहते हो आप एम्पियर सर्कल लॉ को प्रूफ करना चाहते हो। तो इसे प्रूफ करने के लिए अब इसके लिए हम लेकर के चल रहे हैं क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल। इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर इसकी वैल्यू निकल के म्यू नॉट आई के बराबर आ जाए तो प्रूफ हो गया हमारा। तो इसकी वैल्यू अब आप निकालोगे तो इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल। अब आपने बता दिया बी और डीएल के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा, इसका मतलब बी डॉट डीएल यानी बी डीएल कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1, इसका मतलब ये आपका आ गया क्लोज इंटीग्रल बी डीएल। अच्छा एक बात, बी की वैल्यू आपको पता है, यानी ये अनंत लंबाई का तार है, तो बी की जो वैल्यू है वो आपने पता कर ली म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो बी की वैल्यू लगा देंगे तो बी डीएल, बी की वैल्यू पुट कर लीजिए भाई, क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इनटू डीएल। जो चीज आपको ऐसे लग रही है कि ये कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रल से बाहर कर लो। हालांकि हम चाहते तो बी को भी बाहर कर सकते थे, लेकिन यहां से और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा क्या कांस्टेंट है। म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, केवल आर को देखना है। लेकिन सर्किल है वो, तो आप एलिमेंट कहीं भी ले लीजिए, आर की वैल्यू भी सेम रहेगी। इसका मतलब पूरा कांस्टेंट है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब ये बचा क्लोज इंटीग्रल डीएल, और ये बार बार आता है इस तरह का क्लोज इंटीग्रल डीएल, मतलब जहां पर एलिमेंट लिया है उसकी पूरी वैल्यू, और एलिमेंट लिया उसकी परिधि पर, और परिधि होती है 2 पाई आर। इसका मतलब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर तो ये है ही, और इसकी वैल्यू भी निकल के आ गई 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, आंसर आ गया आपका म्यू नॉट आई। तो क्या किसकी वैल्यू निकाल रहे थे? इसकी। तो इसकी वैल्यू निकल के कितनी आ गई? क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू निकल कर के आ गई म्यू नॉट, और यही हमारा होता है एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्कल लॉ। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, केवल आपको अनंत लंबाई के तार वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। सही है ना? और वो फॉर्मूले की जो वैल्यू है, आपने क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू निकालना है बस हम, और उसमें वैल्यू पुट की है, और वो वैल्यू निकल के अपने आप म्यू नॉट आई के बराबर आ गई। समझ में आ गया कि नहीं? अब दूसरी बात देखिए, ये तो हो गया हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम और उसका प्रूफ। अब बात आती है इसके एप्लीकेशन की, और इसके भी 3 एप्लीकेशन है। और बड़ी मजेदार बात इसमें ये है कि जिस फॉर्मूले से इसे प्रूफ किया है, वास्तव में उसके एप्लीकेशन में उस फॉर्मूले का प्रूफ भी है। यानी आपने इसको प्रूफ किया अनंत लंबाई के तार के फॉर्मूले से, लेकिन अगर आपके पास डेरिवेशन आ जाए कभी कि अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूले का सूत्र निकाल करके लाइए, उसका निगमन कीजिए, तो आप कभी भी वहां से मत करना उसको। वहां से मेरा मतलब कहां से है? परिमित लंबाई के तार की वजह से फॉर्मूला निकाल के फिर उसमें कंडीशन लगा करके मत करना, बल्कि आप उसको एम्पियर सर्कल लॉ से प्रूव करना। तो मैं बात करता हूं अब इसके अनुप्रयोग की, एप्लीकेशन की। और एप्लीकेशन में सबसे पहला पॉइंट यही है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सॉल्व करने में उनको दिक्कत सी महसूस होने लग जाती है। बस इतना ध्यान रखना है, एम्पियर सर्कल लॉ को प्रूव करना है तो इसकी हेल्प से करना है, और इस फॉर्मूले को प्रूव करना है तो एम्पियर सर्कल लॉ से प्रूव करना है। तो अगर हम बात करें अनुप्रयोग की, तो अनुप्रयोग में सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दे रखा है? आपको एक अनंत लंबाई का तार दे रखा है, और वो भी धारावाही तार है, और उसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और उससे r दूरी पर कोई पॉइंट है आपका B, और उस पॉइंट पे आप B को कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। ये तार अनंत लंबाई का है,
तो जब अनंत लंबाई का डेरिवेशन आए तो परिमित लंबाई से मत करना, वो बहुत लेंथी पड़ जाता है। केवल यहाँ 4 लाइन में आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा। आप मान लो कि माना एक अनंत लंबाई का तार है जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तब अब तुम सीख भी जाओगे कि भाई एप्लीकेशन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। क्या करते थे वहां पर गॉस थ्योरम में? सबसे पहले ड्रॉ गॉसियन सरफेस, लेकिन यहां पर ड्रॉ एम्पियरन लूप, यानी एम्पियर सर्कल लॉ लगाने के लिए सबसे पहले तुम्हें एम्पियरन लूप ड्रॉ करनी पड़ेगी। और एम्पियरन लूप जिस पॉइंट पे आप निकालते हो उस पॉइंट से होकर के जानी चाहिए। इसका मतलब ये R दूरी पर निकाल रहे हैं तो हमने R रेडियस की एक वृत्ताकार एम्पियरन लूप चूज कर ली, जिसको के चित्र में दिखा रखा है। फिर क्या करते हैं, टेक एलिमेंट। अब यहां पर एक एलिमेंट ले लिया किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो उस पॉइंट पे आपने एक एलिमेंट ले लिया dl लेंथ का। और अगर उसकी डायरेक्शन दिखाओगे, देखिए एलिमेंट की डायरेक्शन भी हमेशा टेंजेंट की तरफ होती है। इसका मतलब उसकी डायरेक्शन भी टेंजेंट यानी इधर ही हो गई। ये एलिमेंट की डायरेक्शन हो गई dl। आप क्या निकालना चाहते हो, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किसका एप्लीकेशन है, एम्पियर सर्कल लॉ का। इसका मतलब क्या लगाना पड़ेगा, एम्पियर सर्कल लॉ। और एम्पियर सर्कल लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I। लेकिन I तभी लिखना जब यहां पर भी इससे होकर के कितनी करंट जा रही हो, I करंट जा रही हो। और अगर I करंट नहीं जा रही है तो पहले उस I करंट की वैल्यू निकालना कि इस एम्पियर सर्कल लूप से होकर के कितनी करंट पास कर रही है, अंदर से होकर के कितनी करंट जा रही है। समझ गए ना? यहाँ तो कोई बात नहीं, हमने एक ही तार दिखा रखा है। अगर तार बहुत ज्यादा होते या फिर कोई और तरह की प्रॉब्लम होती, मान लो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होता कहीं, क्या पूरे में होकर के करंट फ्लो हो रही है, तो उस करंट को निकालना पड़ता। तो मेन बात है यहाँ कोई परेशानी नहीं है, तो हम म्यू नॉट I सीधे एम्पियर सर्कल लॉ लगा देंगे। अब आपको दिख रहा है कि भाई इस जगह पे अगर B की डायरेक्शन की बात करेंगे तो B की डायरेक्शन किधर आएगी, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, यानी B की डायरेक्शन भी इस पॉइंट पे उधर ही आ जाएगी जिधर आपने एलिमेंट लिया है। तो इनके बीच का एंगल भी कितना हो गया, 0 डिग्री। इसमें और इसमें देखो अंतर समझो क्या है। यहां पर B का फॉर्मूला पहले लिख रखा है हमने इसको प्रूव करने के लिए, लेकिन एम्पियर सर्कल लॉ को नहीं लगाया, बल्कि एम्पियर सर्कल लॉ की जो LHS होती है उसकी वैल्यू निकाली, क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl, और उसको निकाल के सॉल्व करके म्यू नॉट I के बराबर ले आए, प्रूफ हो गया। यहां पर एप्लीकेशन में क्या है, एम्पियर सर्कल लॉ को लेके चल रहे हैं। चाहो एक साथ लगा दो, एक साथ का मतलब होता है LHS भी साथ में रखो, RHS भी साथ में रखो। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो LHS अलग सॉल्व कर लो, RHS को अलग सॉल्व कर लो, जैसा कि हम गॉस थ्योरम में करते थे, और फिर दोनों को बराबर रख दो। भाई बराबर ही तो रखना है। तो अब क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl, ये हो जाएगा B dl cos 0 डिग्री फिगर के हिसाब से इक्वल टू म्यू नॉट I। अब B डिपेंड करता है दूरी पर, और आप देख रहे हो कि अगर इस एलिमेंट को मैं कहीं भी लूं लेकिन R चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब B को कांस्टेंट माना जाएगा। B अगर कांस्टेंट होगा तो ये इंटीग्रल से बाहर, तो B क्लोज इंटीग्रल dl इक्वल टू म्यू नॉट I। और B क्लोज इंटीग्रल dl बार बार आएगा अब ये एम्पियर सर्कल लॉ में, यानी जहां पर एलिमेंट लिया है उसकी पूरी वैल्यू, और एलिमेंट लिया है आपने सर्कमफ्रेंस पर। इसका मतलब B इंटू 2 पाई R इक्वल टू म्यू नॉट I। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, B की वैल्यू। तो B की वैल्यू निकालने के लिए B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में आ गया 2 पाई R। तो 4 लाइन के अंदर आपका डेरिवेशन सॉल्व होकर के आ गया। सही है? तो आप यहां से निकालना पसंद करेंगे कि भाई परिमित लंबाई वाले का निकालें और फिर तब जाकर के कंडीशन लगा करके उसको दिखाएं, वो तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा। 2 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए जब भी एम्पियर सर्कल लॉ के एप्लीकेशन की बात करें या फिर अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए, तो आप यहां से सॉल्व करना उसको एम्पियर सर्कल लॉ से प्रूव करना। ठीक है? दूसरा इसका जो यूज है वो है सोलेनॉइड और एक है टॉरॉइड। आज इतना।